बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है कि दो ऐसे व्यक्तित्व मेरे साथ हैं जिनकी राजनीति की शैली और जिनका राजनीतिक व्यक्तित्व दोनों महाकौशल से तो जुड़ता ही है, लेकिन उसके साथ उनकी विचार और सोच भी मैं कहूँगा कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाती है। राजनीति के उस पारंपरिक ढांचे में कैद होकर नहीं रह जाती है जो कई बार कई चुनौतियों का कारण बनता है। मैंने विवेक जी को जैसा देखा, प्रहलाद जी को देखा, एक अलग धारा, प्रहलाद जी का एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व मैंने देखा, एक समाज सेवी का ऐसा व्यक्तित्व देखा जो बहुत चुपचाप अपना काम करता है। विवेक जी की सरलता जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि राजनीति में ऐसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। मैं दोनों राजनेताओं का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। पहले कुछ हल्के फुल्के सवालों से शुरू करेंगे, फिर कुछ राजनीतिक प्रश्नों की तरफ और महाकौशल की तरफ हम आएंगे। प्रहलाद जी, राजनीति को जब आप देखते हैं, क्या लगता है कि कई बार हम भी एक पत्रकार के तौर पर, मैं भी 27 साल 26 साल के अपने अनुभव से देखता हूं, तो मुझे भी लगता है कि एक राजनेता को जनता कितना समझती है। कई बार उस ढांचे के बाहर वो शायद देख नहीं पाती अपने पॉलिटिशियन को, उसको लगता है कि ये इक्वेशन वो इक्वेशन। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जनता से जो कनेक्ट है राजनेता का, वो प्योरली वोट का कनेक्ट है या उससे अलग भी कोई कनेक्ट है? राजनीति के जिस दौर में हम लोगों ने शुरुआत की है, तब तक भी विचार आधारित राजनीति थी जी। मित्रता के बावजूद भी हम अलग अलग दलों में काम करते थे, और इसलिए मैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि हमको आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, जब निर्विवाद तौर पर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी देश के भीतर, और उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी दूसरा विचार उसके सामने खड़ा हो पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह था। लेकिन जब कभी सरकारें चलती हैं तो जो गलतियां होती हैं या खामियां रह जाती हैं, गलतियां कहना शायद असंसदीय होगा इसलिए मैं उसको नहीं कहता, जो खामियां रह जाती हैं, और वो खामियां हमेशा हमारे सोचने समझने के या इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर होती हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है जो शायद आपकी बात का जवाब होगा। दीनदयाल जी ने उस समय भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था आज़ादी के बाद। मतलब सामाजिक कार्यकर्ता ही राजनीति कर सकता था, जो त्याग कर सकता था उसको मान्यता थी देश की राजनीति में। उस दौर को कोई भूल नहीं सकता। तब भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था। तो दीनदयाल जी से पूछा गया कि जनसंघ बना है, अगर ये भी भ्रष्ट हो गया तब आप क्या करेंगे? तो दीनदयाल जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि ये राजनीति जो है, राजनीतिक दल है, ये गाजर की पुंगी है, बजी तो बजी, नहीं तो चबा के खा जाएंगे। फिर बनाएंगे दल, फिर हुआ तो क्या होगा? तो फिर वही होगा। एक समय इतनी आदर्शवादिता राजनीति के विचार में थी, लेकिन उसके पीछे देश था, व्यक्ति नहीं था, और इसलिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, चरित्र बड़ा मुद्दा था, राजनीतिक समझ और निर्णय लेने की क्षमता। अगर आप किसी भी बात को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो डिसीजन मेकिंग, अगर जो पर्सनालिटी है, अगर वो आपके भीतर नहीं है तो समझ होने के बाद भी आप उसका फैसला नहीं कर पाएंगे, जो वर्तमान की राजनीति में दिखता है। और उस कारण से शायद आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फैसला नहीं कर रहे हैं तो ये जो अनिर्णय का भाव है, ये राजनीति का बड़ा संकट है। जवाहरलाल नेहरू जी का एक किस्सा मैंने सुना, जैसा दीनदयाल जी का, आदरणीय दीनदयाल जी की बात प्रहलाद जी ने की, कि उनके एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके शिष्य प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होती थी, उनके गुरु उसमें चले गए, और वो चूंकि उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन 60 के दशक के मुख्यमंत्री के गुरु थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें मेरे लिए घोषणा पत्र तो बनाना होगा। तो उन्होंने कहा मैं अब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हूं, तो मुझे नेहरू जी से पूछना होगा कि क्या मैं इनके लिए बना सकता हूं। उन्होंने कहा कि, नेहरू जी ने कहा तुम बना सकते हो। तो एक चीफ मिनिस्टर 3 दिन छुट्टी लेकर एक रेस्ट हाउस में बैठता है, टाइपराइटर पर
एक टाइपिस्ट के साथ और बनाता है। जो विचार की बात प्रहलाद जी ने की, विचार बहुत महत्वपूर्ण था। वो विचार क्या आपको लगता है विवेक जी कि आज वो विचार, मैं नहीं कहूंगा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो विचार बहुत सारे थपेड़ों के बीच में बहुत सारे आक्रमणों का सामना कर रहा है। पुरानी राजनीति मूल्यों की राजनीति थी, त्याग की राजनीति थी, भाव की राजनीति थी, व्यक्ति की नहीं थी। आज की राजनीति ब्रांडिंग की राजनीति है। फुल पेज एड्स आते हैं राजनीतिक लीडर्स के। मेरे को आपत्ति है उसमें, सुप्रीम कोर्ट को भी थी, कि ये पब्लिक मनी आपकी ब्रांडिंग में कैसे खर्च हो रहा है। फुल पेज ऐड आप सरकारी प्रोग्राम के बारे में दो जिसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी है। आपके चेहरे को देखने में कौन इंटरेस्टेड है? और ये एक इस देश की बीमारी बन चुकी है। यही आज की राजनीति है। हमको इस राजनीति से हट के मूल्यों की राजनीति में आना पड़ेगा। अगर राजनीति में आप आना चाहते हो तो आपको पहले ये बताना चाहिए लोगों को कि आपने लोगों के लिए क्या किया है, आपकी लोगों के लिए भावना क्या है, और आप लोगों के लिए आगे चल के क्या कर सकते हैं। हमको तो वो दिन याद है, हम भी कॉलेज में, नहीं कॉलेज में नहीं थे, हम कॉलेज पास आउट कर चुके थे, यंग लॉयर थे, और ये भी राजनीतिक परिवार के तो थे शुरू से। इनके पिताजी कांग्रेस ही थी बाय द वे, और मुशरान साहब के बहुत अच्छे मित्र थे, और मुशरान साहब इनको बेटा जैसा मानते थे। ठीक बात है अपराध भाई? हमको वो दिन याद है जब जबलपुर में भूकंप हुआ। हम, डॉक्टर जामदार, डॉक्टर धीरावनी और सैकड़ों रोटेरियंस, हम एक गांव बना रहे थे, और ये एक गांव बना रहे थे, कोसम घाट। हम लोग एक दूसरे को देखा करते थे, प्यार के भाव से देखा करते थे, उसमें कंपटीशन कुछ नहीं था। हमको ऐसा लगता था कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, और सब लोगों को मिलके भी और अच्छा काम करना चाहिए। वो राजनीतिक भाव था। मुझे तो अपना टाइम याद है, वो भी बहुत पुराना नहीं। दिग्विजय सिंह जी अजीत जोगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये सार्वजनिक था। आज बोल सकता हूं कि जोगी जी भी नहीं है, और मैं जोगी जी का वकील भी था, और दिग्विजय जी का एडवोकेट जनरल भी था। दिग्विजय सिंह जी ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि आप जोगी जी की पैरवी क्यों कर रहे हो, कभी नहीं बोला। मैं ये दिग्विजय जी से व्यक्तिगत रूप से भी ये बात कई बार बोल चुका हूं कि मैं आपको उस चीज के लिए मान्य करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। तो वो राजनीति हमको चाहिए कि दिग्विजय जी ने, मैं एडवोकेट जनरल था, आज मैं बोल सकता हूं कितने सारे बीजेपी लीडर्स की मदद करने के लिए मुझसे बोला। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़े से बड़े। मैंने कभी ही नहीं सुना था उस वक्त कि किसी का बुरा करो। बुरा करने की राजनीति नहीं थी, अच्छे काम करने की राजनीति। महाकौशल का जो डेवलपमेंट हमें दिखना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा उसमें कमी है, लेकिन उसको बेहतर करने की जरूरत तो है। आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस रिजिम से लेकर बीजेपी के रिजिम तक? आपको क्या लगता है, कितनी नाव में कितनी बार? वर्तमान के राजनीतिक परिवेश में हम राज्य की सीमाओं से बाहर हैं, और ये पहला वर्क कल्चर है जिसको हमें समझना होगा, और उसके बाद हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्षेत्र अगर उपेक्षित हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है। जनसंख्या के आधार पर गांवों को जोड़ देना, ये परंपरा डालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं इस बात के लिए आपसे कहूँगा कि मैंने जब उनसे कहा कि उस समय तमिलनाडु को सर्वाधिक पैसा मिला था, मध्य प्रदेश को कम मिला था, तो स्वाभाविक जो राजनीतिक दिमाग होता है, मैंने कहा यहाँ हमारी सरकार है, हमारे सांसद हैं, यहाँ तो कम पैसा मिला है, वहाँ ज़्यादा मिला है। वो मुझे भगत जी कहते थे, उन्होंने कहा कि भगत जी मैं नेता भाजपा का हूँ लेकिन प्रधानमंत्री देश का हूँ। आपके राज्य में 2000 की आबादी के गांव कम हैं, आपको कम पैसा मिला है, अब 1000 की आबादी का नंबर आएगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। वो सोच वहाँ से शुरू होता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट, हमारा कोई MP MLA नहीं था आसाम को छोड़कर, लेकिन आज जितनी भी रेल परियोजनाएं पूरी हो रही हैं या जितनी रोड परियोजनाएं हो रही हैं, जितनी उड़ान के तहत राज्य जुड़े, वो अटल जी के समय जुड़े। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट के बगैर देश एक नहीं है।
मोदी जी के आने के बाद आप किसी भी योजना को लीजिए, आप उसमें ये खामी नहीं निकाल पाएंगे कि साहब इस वर्ग को छोड़ दिया, जाति को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया। पहले अक्सर यही आरोप लगते थे कि ये मैं उस पार्टी की सरकार नहीं है जिसकी केंद्र में सरकार है तो वो पैसा नहीं देगा, ये आरोप लगते रहे। कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन आज कोई नहीं लगा पा रहा है। मुझे लगता है कि आज देश में जो परिस्थिति, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हम आज भी अगर समस्या को सामने रखकर वोट मांगने के बारे में सोचेंगे, ये राजनीतिक विचार अच्छा नहीं है, ये राष्ट्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज आप ये मत कहिए कि इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, आप ये करिए कि ये चीज़ बिना मांगे मिलनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी राजनेताओं की है, सरकार में बैठे हुए लोगों की है। और इसलिए जो राजनीतिक दिशा बदली है वो क्षेत्रवाद की नहीं है। अब ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, मेरा क्षेत्र, अब मैं ताकतवर हूँ इसलिए मेरे क्षेत्र में सब कुछ खुल जाएगा, इस दुर्भाग्य से ये देश ने बहुत नुकसान किया है। सर, ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विवेक जी भी सहमत होंगे कि रीजनैलिटी जो है, क्षेत्रीयता की खेतड़ी एक प्लांट चला जाता है। आपकी ताकत अगर दिल्ली में और मध्य प्रदेश में मजबूत होती है तो जो चीज़ जबलपुर आनी चाहिए वो धुर झाबुआ चली जाती है। मैं कल्पना एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, लेकिन क्या ये विकास है? और क्या पूरे देश में एक ऑडिट नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन एक ऑडिट नहीं होना चाहिए कि हमने नीड बेस्ड डेवलपमेंट किया है या हमने रीजनैलिटी आधारित, क्षेत्रीयतावाद आधारित विकास किया है। इसी सवाल को मैं आपकी तरफ ला रहा हूं सर। शरद भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका आंसर भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखते हैं तो इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज अ सेंटर विच हैज सम स्टेट्स। फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, लाइक यूएस वर्चुअली इंडिपेंडेंट होते हैं और वहाँ पर खाली डिफेंस और एक दो जो नेशनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं वही सेंटर देखता है, रेस्ट एवरीथिंग इज फॉर द स्टेट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को पावर दी गई है टू कीप द स्टेट्स इन कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। इमरजेंसी की पावर, इमरजेंसी में यू कैन डिसमिस गवर्नमेंट्स, एक्सटर्नल इमरजेंसी, अब इंटरनल इमरजेंसी तो हटा दी गई है। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स हैं उसका जो डिफाइनिंग रोल्स होते हैं ये समय से समय बदलते भी गए। आप कहेंगे कैसे? जब सेंटर ताकतवर हो जाता है तो वो स्टेट्स को वीक कर देता है, और जब स्टेट्स ताकतवर हो जाते हैं तो वो सेंटर को वीक करते हैं। जब आप देखोगे बड़े रीजनल, जब सेंटर से लोग त्रस्त हो जाते हैं तो रीजनल लीडर्स की बर्थ होती है। जब रीजनल लीडर से त्रस्त हो जाते हैं तो सेंटर की रीबर्थ होती है। ये आप देखोगे एक ग्रेविटी, एक साइकिल है इस देश में चल रहा है, ये साइकिल इस देश को बैलेंस करता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको दूसरी दिखती है, जो मैं कई दफ़े कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी कह चुका हूँ, कि हमारा जो फेडरेशन है वो खाली सेंटर तक सीमित नहीं है या स्टेट तक सीमित नहीं है। हमारा जो फेडरेशन है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट टू म्यूनिसिपैलिटी टू ग्राम पंचायत है, अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के भागीदार हो गए हैं। अगर इन सब की भूमिका को आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप देखोगे बहुत सारी बैलेंसेस खुद हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग नीति तक चली जाएगी। मेरा आज मध्य प्रदेश में और कई स्टेट्स में मेरा ये एक दर्द है कि आप पंचायत के इलेक्शंस क्यों नहीं कराते टाइम पे, आप म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस क्यों नहीं कराते टाइम पे। वो उतने ही अनिवार्य हैं जितना कि स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट, इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, उतने ही अनिवार्यता के साथ लिखा हुआ है, मगर हम उनको एज इक्वल पार्टनर्स ट्रीट नहीं करते हैं। हम उनको एज ए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव बॉडीज देखते हैं। तो समवेयर इसका आंसर राजीव गांधी जी ने जो एक सपना देखा था और जिसको 93 में थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको अमेंडमेंट लाया गया था, पंचायती राज। अगर जिस दिन ये पंचायती राज
और जो नगर पालिका, नगर निगम, इसकी नींव अच्छी हो जाएगी। आप देखना कि जो इतना इंपॉर्टेंस अभी जो असेंबलीज और स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 80% लोगों की नीड्स ग्रास रूट पे हैं। हम तो डिबेटिंग फोरम्स हो जाएंगे। तो हमको दैट लीडर इज बेस्ट फॉर इंडिया, जो हमारे फेडरेशन को मजबूत करता है। और उसी से आपका जो एक बहुत वैलिड प्रश्न था कि रीजनलिज्म क्यों फैलता है, क्योंकि रीजनलिज्म तब इसलिए फैलता है कि देयर आर नो इक्वल वॉइसेस। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वल वॉइस आ जाएगी तो कैसे होगा रीजनलिज्म? आपको इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो समवेयर हम अपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को और संविधान को समझें और ठीक से इंप्लीमेंट करें, तो आपके बहुत सारी इश्यूज का रेजोल्यूशन उसी में है। ये भी काफ़ी बेहतर तरीके से ये बात सामने रखी गई है, और ये दोनों सिरे एक पत्रकार के नाते मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रहे हैं, जो बात प्रहलाद जी ने कही और जो बात विवेक जी ने कही। विवेक जी, राजनीति के इसी मॉडल में देश का एक जाना माना अधिवक्ता जब आता है, वो भी एक अलग तरह की चुनौतियों को देखता है कि पॉपुलिस्ट अप्रोच, जो एक लोकप्रियतावादी तौर तरीके होते हैं, वो आप शायद नहीं अपना सकते, प्रहलाद जी भी नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक चारित्रिक दृढ़ मान्यता है। वही मान्यता आपकी है कि मैं ये नहीं करूंगा। क्या हमें अपने एजुकेशनल कैरिकुलम में एक विषय ये रखना चाहिए कि स्कूल में 9th, 10th, 11th और बाद में कॉलेज में, कि अपने जनप्रतिनिधि को किन बिंदुओं पर समझें, आप कहां उसकी परख करें? जी, हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैं पॉलिटिक्स में अपना एक लीगल लॉ का जीवन लेके आया हूं, जिसका एक अलग पहचान होती है, जिसकी एक अलग कंट्रीब्यूशन होती है। मैं प्रहलाद भाई की बराबरी नहीं कर सकता, ऐसे मत कहिए, और ना प्रहलाद भाई जो जीवन मैं जीता हूं वो जी सकते हैं, मगर देश को सबकी जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो मेरा ये कहना है कि देश को कवि की भी जरूरत होती है, पोएट की भी होती है, थिंकर की भी होती है, प्रोफेसर की भी होती है, डॉक्टर की भी होती है, लॉयर की भी होती है। और वही देश अच्छे परंपराओं और अच्छे डायरेक्शन में चल सकता है जो इन सब का समावेश बनता है। अटल जी की नरसिम्हा राव जी से बड़ी गहरी दोस्ती थी, और मुझे उनका खास अंदाज कभी भूलता नहीं है। जब एक नेशनल चैनल के जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अटल जी, आपकी नरसिम्हा राव से दोस्ती है, पार्टी में इसकी बड़ी चर्चा होती है, तो उन्होंने पलकें मिचमिचाते हुए अपने खास अंदाज में कहा कि मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। आज मैं नहीं कहता, 2 मित्र मेरे सामने बैठे हैं, मैं टॉप लेवल पर भी देखूं तो मुझे लगता है कि वो मित्रता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की हो। लेकिन क्या कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो। तो कहां से ये मजबूरियां चली आ रही हैं जहां मित्र को मित्र कहने में संकोच है? मुझे लगता है कि ये कमजोरी व्यक्ति की है। मेरे जीवन में ये संकट कभी नहीं आया, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई मेरा मित्र मेरी बात सुन रहा है और उसको लगता है कि मैंने कभी कोताही बरती हो, तो मैं सार्वजनिक आलोचना के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जिस दोस्त का मैं की बात करता हूँ वो तो दुनिया में नहीं है। एक हैं लखन जी जट्टे हैं, ये जानते हैं। शिव चौधरी मेरे मित्र थे, दुर्घटना में ख़त्म हो गए डिग्री करने के बाद। तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, उसमें मित्र के लिए भी लिखा। पहला लाइन मित्र के लिए थी, और ये लिखा था कि जो तुम्हारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और कमजोरियाँ सब कुछ जानता हो फिर भी तुम्हें प्यार करता हो, वो दोस्त होता है। इसलिए ये कभी मैं नहीं मानता कि ये मैं गढ़ सकता हूँ, लेकिन उसने जो लिखा मैं उसको कोट कर रहा हूँ। और जो चीज़ें उसने लिखी मैंने उसको एज इट इज पार्लियामेंट में भी कई बार कोट किया। उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अनुभव आदमी के ज्ञान को बढ़ाता है लेकिन उसकी बेवकूफ़ियों को कम नहीं करता। और इसलिए हमें कई बार ये तय करना चाहिए कि ठीक है मेरे पास में तजुर्बा है, लेकिन जो कमजोरियां मेरे भीतर है वो मुझे ही ठीक करनी पड़ेंगी, कोई दूसरा ठीक करने के लिए नहीं आएगा।
मुझे लगता है कि हम सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को ये सावधानी खुद रखनी पड़ेगी और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर मेरे में कोई कमजोरी है तो मैं ही ठीक करूँगा। कोई जान पाए या ना जान पाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। तो ये मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे, आराध्य परम पूज्य शिवासी कहते थे, कमजोरियाँ तुम्हारी हैं, जिम्मेदारी भी तुम्ही को उठानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ इसके बाद कोई भ्रम बसता नहीं। बहुत बहुत सुंदर जवाब आया है। विवेक जी को भी जब भी मैं देखता हूं तो अजात शत्रु जो शब्द है वो शब्द मुझे हमेशा ध्यान आता है कि एक अजात शत्रु व्यक्तित्व है कि ना काहू से कोई दुश्मनी है ना कोई बैर है। कठिन होता है, कई बार आपको राजनीति में अपनी पसंद नापसंद को कहना पड़ता है और अच्छा लगता है कि इस दौर में दो राजनेता हैं जो बहुत खुलकर अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं। विवेक, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, कटुता मेरे नेचर का पार्ट नहीं है। मैं इस बात का विश्वासी हूं कि तुम तो अपना काम करो, ईश्वर तुम्हें जज करता है। और वैसे भी आप बताओ कि हम किसी से डरे भी क्यों? हमको हमारे जो परिश्रम है और जो माता पिताओं का आशीर्वाद है और जो हमारी शिक्षा है, हम जो कुछ पाते हैं उसी के माध्यम से पाते हैं। तो मैं तो कभी ये सोचता भी नहीं हूं कि अगर मैं किसी चीज पे सच बोलना चाहता हूं तो मैं किसी के सामने भी वो सच बोल सकता हूं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट हो। और एक चीज पक्का है, जो सच्चाई में ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। राजनीति में बहुत अच्छी है, सार्वजनिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे पत्रकारिता और बेहतर हो सकती है, हर जगह और बेहतर हो सकती है। क्या लगता है आपको कि ये होता तो और खूबसूरत हो जाता और खिल जाता मामला और बेहतर हो जाता? मैं फिर से उसी पुरानी बात को दोहराऊंगा कि मेरे आराध्य प्रभु शिवासी ने एक प्रश्न किया मुझसे कि युगों परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत क्या है। जो प्रश्न है कि हम बदलाव क्यों नहीं ला सकते, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, मूल सुधार या भूल सुधार। मैं चुप रहा, मैं जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने ठहाका मार के कहा, तुम्हारे मौन ने तुमको गलत उत्तर देने से बचा लिया, क्योंकि ये प्रश्न गलत है। दुर्भाग्य ये है राजनेताओं के सामने कि उनसे अधूरे प्रश्न पूछकर मजबूर किया जाता है कि आप हाँ कहिए। सच ये है, युग परिवर्तन का काट सिद्धांत है मूल सुधार और भूल सुधार। हमें अपनी प्राचीन राजनेताओं के चरित्र, उनकी ईमानदारी, उनकी कार्यप्रणाली को तिलांजलि देकर आप कभी महान नहीं बन सकते, बात आप मानकर चलिए। और दूसरी बात है कि जो गलतियां आपने की हैं उनको आपको सुधारे बगैर आपका मूल कभी भी अब दुनिया के सामने विश्वगुरु नहीं बन सकता। आपको दोनों के बीच समन्वय बिठाना पड़ेगा। राजनेता को वो पिछले जो अतीत का जो उसका चरित्र है राजनेताओं का, उसे स्वीकार करना होगा। उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसका त्याग। आप कहें कि साहब हमारे पास में संसाधन है और हम दुनिया में राज कर लेंगे, इस गलतफहमी में कोई जो जी रहा है वो खुद का भी भला नहीं करेगा, देश का भी भला नहीं करेगा। प्रहलाद जी, आप किस तरह देखते हैं इसको कि एक राजनेता को अपेक्षा मुक्त होकर लंबे समय तक काम करने की आदत रखनी चाहिए? यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि मेरे आराध्य प्रभु शिवासी ने कहा कि सत्य को प्रमाण की नहीं परिणाम की आवश्यकता है। आपको जीवन में जब भी ये क्यों मानकर कि जिंदगी भर आप ही को रहना है। और हम जैसे लोग तो संतुष्ट हैं कि जिस परिवेश में मैं पैदा हुआ तब से, जिस कम उम्र में से लेकर यहाँ तक राजनीतिक सफर में, तो पदों पर रहने को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन मेरा जीवन अभी तक निष्कलंक है, मैं इससे सफलता मानता हूँ। और इसलिए आप अपने समर्थकों से अपने बारे में मत पूछिए, आपके विरोधी आपके बारे में क्या कहते हैं ये पैरामीटर होगा। जीत हार को भी मैं पैरामीटर नहीं मानता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोई बेहतर आदमी भी चुनाव हार सकता है। और लगातार काम करने के लिए ज़रूरी है कि जिस विचार के लिए आप काम करते हैं वो विचार सिर्फ राजनीति के प्लेटफॉर्म से ही होगा, ऐसा भ्रम मत पालिए। दुनिया में और भी काम है, उन कामों के लिए करिए जब आपके पास खाली समय हो तो। मैं कोई अपेक्षा ही नहीं करता। और आप ये सोचो कि मेरे को कोई भय है कि मैं एमपी नहीं बनूंगा, वो भी भय नहीं है। क्योंकि दुनिया में
अच्छे काम के लिए बहुत स्थान है, और हम अपना काम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, हमारा काम ही रहेगा, हमारा पद नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो बहुत स्पष्ट हूं, अपना काम करो, ये कभी अपेक्षा मत करो कि उसमें तुमको फल कितना मिलेगा। फल परिस्थितियों से मिलता है, कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है। और जैसे आपने कहा, हार मत मानो, जिस पथ पे चले हो उस काम को पूरा करो। बहुत सुंदर बात है, और इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे इस बातचीत को। एक जैन समुदाय में एक बड़ा सुंदर शब्द है, निर्ग्रंथ, कॉम्प्लेक्स फ्री। और ये दो जो सियासतदान मेरे साथ हैं, इनके चेहरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो ग्रंथियां, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहें कुछ ना कुछ, अगर आप ढूंढना चाहें, आलोचक हैं, कट्टर आलोचक हैं, शायद ढूंढ लें, लेकिन मैं निर्ग्रंथ की श्रेणी में रखना चाहूँगा। और उसकी वजह इनकी निडरता है, इनका डिवोशन है अपने काम को लेकर, और इनका अपना जीवन है। इन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से समेटा है, इन्हें मालूम है कि प्रहलाद पटेल एक निजी प्रहलाद पटेल भी हैं जो बराबर चलते हैं। विवेक तनखा दोनों नरसिंहपुर से निकले हुए हमारे माननीय नेता हैं, और इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। किसी ने पीछे से क्या किया है, पुशअप किया है, ये चीज़ें नहीं है। और यही आत्मविश्वास इन दोनों के चेहरे पे खनकता है, दमकता है। सर बहुत मज़ा आया, एक अलग तरह की बातचीत थी आप दोनों के साथ।